तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे फिलो प्लेटफॉर्म पे। चलिए हम लोग कंटिन्यू पढ़ के आ रहे थे बच्चों। कंटिन्यू हम लोग लास्ट क्लास में बात करें तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। हाँ, सॉल्यूशन चैप्टर में अगर हम बात करें पिछले दो क्लास में बच्चों, तो दो क्लास के अंदर हम जो जो पढ़े हैं टॉपिक उसको मैं एक बार रिकैप आपको करवा देना चाहता हूँ। कौन कौन से टॉपिक थे सर। देखो वो टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे सॉल्यूशन चैप्टर। अगर तुम उस टॉपिक को समझ लोगे तो ये टॉपिक समझना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। एक बात अगर मैं बताता हूँ बेटा, केमिस्ट्री में क्या चीज का तुमको ध्यान रखना है। तो जैसे तुम्हें छत पे चढ़ना है ना, तो सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते हो। अगर तुम अचानक से दो तीन सीढ़ी अगर चढ़ जाते हो तो फिसलोगे तो पूरा गिर जाओगे। वैसा ही केमिस्ट्री है, इसके हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक है। समझ रहे हो। तो एक टॉपिक जब तुम पढ़ते हो तभी तुम्हें दूसरी टॉपिक समझ में आएगी, और दूसरी टॉपिक पढ़ोगे तभी नेक्स्ट तीसरी टॉपिक समझ में आएगी। इसलिए कोई भी टॉपिक बीच से, खास करके केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, स्किप मत करना। बात समझ रहे हो। हाँ, तो मैं पिछले दो क्लासेस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो एक बार बैक जा करके पिछले क्लास को भी कवर कर लेना और अभी जो लेक्चर देख रहे हो उसको कंटिन्यू कर लेना। ठीक है। तो चलो एक बार हम पिछले क्लासेस की बातों को याद कर लेते हैं। तो बेटा क्या क्या टॉपिक हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं पिछले क्लास में, है ना। चलो आज का जो टॉपिक है वो तो है ही, लेकिन लास्ट क्लास को हम एक बार रिकैप कर देते हैं। हम ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको हेडिंग लिख देंगे टॉपिक का। ठीक है, रिकैप। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे क्या, सॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ लिए थे। ठीक है, सॉल्यूशन के डेफिनेशन के अंदर बात करें हम लोग तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये दो टॉपिक हम पढ़ा चुके थे। इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था सर, आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमने तीन तरीके से आपको पढ़ाया था। एक कंपोनेंट के आधार पे बेटा बाइनरी, है ना, टर्नरी, क्वाटर्नरी, और फिजिकल स्टेट पे बेटा तीन टाइप पढ़ाया था हमने। क्या, एक फिजिकल स्टेट, एक लिक्विड स्टेट सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, एक गैसियस सॉल्यूशन और एक सॉलिड सॉल्यूशन। और ये तीनों का तीन तीन टाइप यानी कि 9 एग्जांपल मैंने ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक आपको दिया था। बात समझ रहे हो। हाँ, देखो और सारे एग्जाम्पल तुमको इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट वहां से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उस एग्जाम्पल को जरूर कर लेना। और उसके बाद बात करें हम लोग तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाए थे 5 तरह का ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कौन कौन सर, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एक सुपर सैचुरेटेड। क्लियर है। हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद बात करें तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का हम टर्म पढ़ाए थे क्या क्या सर, परसेंटेज स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाए थे, जिसके अंदर वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये तीन पढ़ाए थे। उसके बाद बात करें आपको हम पीपीएम पढ़ाए थे। पीपीएम के बाद बात करें बेटा तो हम आपको मोलालिटी और मोलारिटी, ठीक है, मोलालिटी और 7 नंबर मोलारिटी। ठीक है, ये इतना सारा टॉपिक बेटा आपको हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। और ये टॉपिक जितना भी मैंने यहाँ लिख रखा है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो प्लीज एक बार जा करके पीछे वाला लेक्चर भी देख लेना, लेकिन इसको छोड़ कर भी मत जाओ। ठीक है, चलो आगे बात करते बच्चों। आज के क्लास में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है बेटा, तो देखो आज के क्लास में जो पढ़ना है तुमको एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो टॉपिक लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे ना उसी को कंटिन्यू करें। देखना लास्ट क्लास में हमने एक टेबल बना रखा था, उस टेबल को अगर तुम क्लास नोट्स में लिखे होगे तो वहां पे था क्या, परसेंटेज स्ट्रेंथ, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये तीन था। उसके बाद एक पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद मोलालिटी, मोलारिटी, समझ रहे हो। उसके बाद एक था नॉर्मालिटी, है ना, एक नॉर्मालिटी भी तुम लोग को पढ़ना था। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी। और एक मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। तो चलो बिना देर किए हुए आज के क्लास में हम लोग नॉर्मालिटी को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि मोलारिटी और मोलालिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखो अब ये नॉर्मालिटी को समझने के लिए, नॉर्मालिटी जो है उसको समझने के लिए एक टर्म आता है इक्विवेलेंट मास। ठीक है, क्यों आता है सर, नॉर्मालिटी में ऐसा क्या जरूरी है कि इक्विवेलेंट मास हमको पढ़ना पड़ेगा। देखो
मोलारिटी के लिए हम एक बात बताए थे, थोड़ा सा ध्यान रखो। क्या बताए थे सर? कि अगर तुम्हारे पास 1 मोल क्या है कि 1 लीटर कोई लिक्विड सब्सटेंस है, कितना है सर? 1 लीटर से मान लो कि एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है सर? 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम है 1 लीटर। यदि यहाँ 1 मोल सब्सटेंस प्रेजेंट है, मान लो यहाँ 1 मोल NaCl प्रेजेंट है, तो अगर 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर 1 मोल NaCl प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं क्या? 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। यही ना कहते हो? याद करो, लास्ट क्लास में जितना हमने डेफिनेशन आपको पढ़ाया है, क्या? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या? मोलारिटी। यही बात। वहीं अगर 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सब्सटेंस प्रेजेंट है तो मोलालिटी। ठीक वैसे ही यदि 1 लीटर सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड अपने इक्विवेलेंट मास के फॉर्म में प्रेजेंट हो, 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, अगर NaCl अपने इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो, कोई भी सब्सटेंस, चाहे तुम NaCl ले लो या NaCl के जगह पे कोई NaOH ले रहा है, इसका इक्विवेलेंट वेट, कोई HCl का ले रहा है, इसका इक्विवेलेंट वेट है ना, कोई ग्लूकोज का ले रहा है, उसका इक्विवेलेंट वेट, मतलब तुम जिस भी सब्सटेंस का चाहते हो उसका अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अगर उसका इक्विवेलेंट वेट मौजूद है तो हम उसको कहेंगे क्या? नॉर्मालिटी। क्या कहेंगे सर? एक इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl इन 1 लीटर, उसको क्या कह देंगे सर? नॉर्मालिटी। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल निकल के आ रहा होगा कि सर 1 लीटर वॉल्यूम तो समझ में आया कि नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे, ये इक्विवेलेंट वेट कैसे मेजर करेंगे? ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है तुम्हारे लिए? एक चुनौती है, प्रॉब्लम है। बात समझ रहे हो? जहां पे प्रॉब्लम आता है वहां पे एक सॉल्यूशन भी आता है ना। तो चलो पहले समझते हैं किसको, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। देखो, इक्विवेलेंट वेट का अगर हम बात करें बेटा, इसका हिंदी मतलब होता है तुल्यांकी भार। क्या होता है? तुल्यांकी भार। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आया, सर तुल्यांकी भार क्या होता है? तो देखो, जो भी कंपाउंड हो, मैं एक बार पहले समझा रहा हूं, समझो। कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई भी एटम हो, फिर से सुनो, कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई भी कंपाउंड हो, ये तीनों में से कुछ भी हो, उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके वैलेंसी फैक्टर से। किससे? वैलेंसी फैक्टर से। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सर वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? तो वैलेंसी फैक्टर अलग अलग एटम के लिए अलग होता है, आयंस के लिए अलग तरीके से निकलता है, एसिड के लिए अलग तरीके से निकलता है, ठीक है, कंपाउंड के लिए अलग तरीके से निकलता है। अब तुम्हारे मन में मिसकंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, सर इतना सारा बात? बहुत इजी है, प्रत्येक बात बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, बस घबराओ मत, जैसे समझा रहे समझो, ठीक है। चलो आगे देखो, सबसे पहली बात, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? अभी क्या बोले, तुम जो भी एटम आयंस मॉलिक्यूल लो उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास तो किससे भागा कर देंगे सर? वैलेंसी फैक्टर से। किससे? वैलेंसी फैक्टर से। तो क्या निकल जाएगा? उसका इक्विवेलेंट वेट। क्या निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट। तो चलो डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, जितना बोले हैं उसी बात को लिख के रखें, ठीक है। देखो, क्या हम बोले थे कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। इक्विवेलेंट मास एक तरह से मॉलिक्यूलर मास होता है या एटॉमिक मास होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैलेंसी फैक्टर ऑफ देयर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। इसको हम लोग भागा देते हैं इसके एटम से, इसके मॉलिक्यूल से या इसके आयन से, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं सर? इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। क्लियर है? इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ देयर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अपने ही एटम, आयन या मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास लो या मॉलिक्यूलर मास लो, उसको भागा दे दो किससे? उसके वैलेंसी फैक्टर x से, ठीक है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास तो सबको निकालने आता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर इसमें दिक्कत होगा तो एक बार पीरियोडिक टेबल में जाकर के प्रत्येक एटम का एटॉमिक मास रिमेंबर कर लो, याद कर। ठीक है, हाँ। तो वैलेंसी फैक्टर बचा, ऊपर वाला बात तो पता है सबको, है ना। चलो वैलेंसी फैक्टर निकालने सीखते हैं। इक्विवेलेंट वेट को हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं, तो पहले इसको लिखो, इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बात फंसा हमारा, वैलेंसी फैक्टर। अब इसी को निकालना सीखते हैं। देखो अभी हमने कहा था एक बार कि एटम्स के लिए अलग तरीका होता है ना, एसिड के लिए अलग होगा, बेस के लिए अलग होगा, है ना। देखो हमने लिख रखा है क्लियरली, क्या अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसका जो वैलेंसी फैक्टर, वैल्यू ऑफ वैलेंसी फैक्टर, देखो हमने हेडिंग क्या रखा है सर, वैल्यू ऑफ वैलेंसी फैक्टर, कि वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बात समझ रहे हैं। देखो हमने लिखा है एलिमेंट के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, एक्स इक्वल टू वैलेंसी। ठीक है, आयंस के लिए क्या होगा, एक्स का मतलब है वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, आयंस के केस में क्या होगा, टोटल चार्ज, और आयन जितना चार्ज और आयन है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल पे एक एक करके बात करते हैं, वरना ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। देखो अगर हम एलिमेंट ले लें, क्या ले लें सर, एलिमेंट, अगर सोडियम ले लें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, एक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही इसका वैलेंसी होगा, यानी कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, एक। वही सोडियम का जगह एल्युमिनियम ले ले तब सर, देखो एल्युमिनियम का 13, 2, 8, 3, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। वहीं अगर मैग्नीशियम लेता तब सर, मैग्नीशियम का होता 12, 2, 8, 2, यानी कि एक्स बराबर कितना हुआ, 2। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। तो अलग अलग एलिमेंट का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसका वैलेंसी फैक्टर बन जाएगा। एटम के लिए क्लियर है ना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं फॉर आयन सर। देखो आयन के लिए क्या होता है, देखो आयन के लिए यहाँ पे हम लोग, देखो अगर हम आयंस का बात करें, देखो फॉर आयंस, ठीक है, जैसे सोडियम आयन कितना चार्ज दिख रहा है, एक, तो इसका जो एक्स होगा कितना होगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अगर वही बात करें हम लोग क्या, सल्फेट आयन SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 2। ठीक है, कैल्शियम आयन Ca पे कितना, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो आयंस के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो उसी का चार्ज होगा। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, वही दूसरा क्या है, एसिड के लिए, एसिड के लिए क्या बोले, नंबर ऑफ H प्लस आयन। जैसे देखो फॉर एसिड, तीसरा यही है ना। एसिड के लिए क्या होगा सर, देखो एसिड के लिए है HCl। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या होगा सर, एक्स बराबर 1, नंबर ऑफ H प्लस आयन, पहला। दूसरा अगर हमारे पास क्या हो, H2SO4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कितना, 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना है यहाँ पे, 2, एक्स बराबर कितना हो गया, 2। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट है, अगर H3PO4 रहा तब, ठीक है, यहाँ पे क्या टूटेगा, क्या 3H प्लस आयन प्लस PO4 पे 3 नेगेटिव चार्ज, एक्स बराबर कितना गया, 3 गया। ठीक है, समझ रहे, क्लियर है, जल्दी से बताओ, क्लियर है। ठीक है, मतलब एसिड के लिए क्या, नंबर ऑफ H प्लस आयन। उसी तरह अगर कहीं बेस का बात करें, फोर क्या, फोर्थ नंबर ले लो, बेस। बेस के लिए क्या होगा, बेस का मतलब क्षार,
इसके लिए गिनते हैं नंबर ऑफ OH नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, चलो NaOH। ठीक है, N बराबर कितना होता है, X बराबर 1 हो जाएगा, एक OH नेगेटिव है, दूसरा CaOH 2 टाइम्स। ठीक है, X बराबर कितना है, 2। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तीसरा देखो, MgOH नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब जितना भी H नेगेटिव चार्ज है, देखो MgOH 2 टाइम्स। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोक्साइड आयन कितना, 2। X बराबर कितना हो गया, 2। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यही यहाँ पे क्या रहा है, क्या देखो, सॉल्ट के लिए गिन ले तो NaCl जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, इनकी X बराबर क्या, 1, क्योंकि इक्वल जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। ये तो बात क्लियर है। देखो एलिमेंट के लिए क्या होगा, X वैलेंसी, आयंस के लिए क्या होगा, टोटल चार्ज और आयंस, एसिड के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन, बेस के लिए क्या, नंबर ऑफ OH नेगेटिव चार्ज, और साल्ट के लिए क्या, टोटल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। क्योंकि दोनों का संख्या जो है साल्ट में बेटा क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे तुम AlCl3 ले लो, MgCl2 ले लो, CaCl2 ले लो, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो चलो, वैल्यू और वैलेंसी फैक्टर की अलग अलग का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्लियर है। अभी जितना एग्जाम्पल लिखे हैं कॉपी में एक भी एग्जाम्पल मिस मत करना, सारा एग्जाम्पल D2 जैसे लिख रहे हैं वैसे ही कॉपी में लिखना। बात समझ रहे हो मेरी। हाँ, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे लिखना। देखो मेरा क्लास का एक सिंपल सा फंडा है, तुम नोट्स जितना बेहतरीन बनाओगे तुम्हारा केमिस्ट्री 100% मैं गारंटी कर देता हूं कि मजबूत हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। तुम नोट्स तैयार रखना बढ़िया। ठीक है, बेस के लिए हमने लिख दिया है, इसको लिख लो। ठीक है, चलो अब यहां से निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। जैसे कार्बन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 12, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला यही था कि एटम है तो एटॉमिक मास पर 12 कर दो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 और 4, 6, 2 और 4, एक्स बराबर कितना होगा, 4, 4 से भागा दो, कितना आ जाएगा, 3 ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट बराबर, समझ रहे, 3 ग्राम। एक तरह से 12 ग्राम था, इसको 4 से भागा दी, 3 ग्राम आ गया इक्विवेलेंट वेट इसका। उसी तरह कार्बन की जगह पे अगर कोई मैग्नीशियम देता तब क्या करते सर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास नंबर 24, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या, गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास एटॉमिक मास कितना, 24 ग्राम, और इसका कितना 12 का, 2, 8, 2, तो भागा दे 2 से कितना आ जाएगा, ठीक है 12 ग्राम। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरह एल्युमिनियम का निकाल के देखो बेटा, एल्युमिनियम का कैसे निकालोगे, एटॉमिक नंबर 13 सर, एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 27, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे कितना आएगा, 2, 8 और 3। इक्विवेलेंट वेट बराबर कितना होगा, 27 भागा 3 बराबर कितना होगा, 9 या 27, 9 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को, बोलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हाँ, तो ये अभी निकला इक्विवेलेंट वेट किसका, एटम का। उसी तरह देखो
अब मैग्नीशियम का भी तुमने निकाल दिया, तो लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। अब देखो, अगर इसी की जगह पे अगर तुमको कोई देता H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालो, कैसे निकालोगे? तो ये है क्या? एसिड। नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना है? 2 H प्लस आयन है, यानी कि X बराबर कितना हो गया? 2। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो, क्या निकालोगे? इसका मॉलिक्यूलर मास बटे X, मॉलिक्यूलर डिवाइड बाय क्या? X। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया हाइड्रोजन का? 2 गुने 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, जोड़ेंगे तो 98 ग्राम पर मोल या 98 ग्राम तुम लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ रहे हो? नाइनटी एट डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 49 ग्राम। ठीक है, तो जिसका भी तुमको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, तो अभी क्या कॉन्सेप्ट पता चला कि उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर मास लो, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर करो, और वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बोलो कोई दिक्कत कि नहीं कहो, है ना? चलो एक और हम लेते हैं आयंस। ठीक है, अगर मान लो कार्बोनेट आयन दिया CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज, और इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने दे दे, तो क्या करोगे सर? तो ये तो आयंस है, नंबर ऑफ चार्ज कितना है? 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। इसका एटॉमिक मास निकालोगे कितना आएगा? 12, 12 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुने 3, 12 प्लस 48 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 16 या 48 तो होता है, 8 2 10 का 0, बाकी में 1, है ना? 4 1 5 1 6, 60, है ना? तो यहाँ पुट कर दो ऊपर में 60, नीचे डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 ग्राम। बोलो अब इक्विवेलेंट वेट निकालने में किन्हीं बच्चों को परेशानी तो नहीं है? जल्दी से बता दो। चलो कुछ HW दे देते हैं जिसमें तुमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, हम वर्क। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। देखो तुम अगर इक्विवेलेंट वेट यहां निकालने सीख गए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है ना तुम्हारे पास बेटा, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और वहां पे एक थोड़ा सा भी जानकारी दे देते हैं। एक लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ, तो वहां पे इसी इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और मैं वहां पे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, तो इसको यहीं पे नोट करना। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ सारा टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक भी मिस करोगे तो जादू हो जाएगा, मिस्टर इंडिया बन जाएगा कोई भी टॉपिक तुम्हारे दिमाग से। चलो अब क्या करना सर? देखो सबसे पहले HCl का इक्विवेलेंट वेट निकाल दो, दूसरा H3PO4 का निकालो, तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाल देना। ठीक है, चौथा सल्फेट आयन का निकालना, पांचवा मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज का निकाल देना। 6 नंबर बात करें तो नाइट्रेट आयन का निकालना। ठीक है, सातवां नाइट्रिक एसिड का निकाल लेना। ठीक है, तो इतना सारा है होमवर्क, इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉर्मालिटी पे। देखो जो बात अभी तक बताए थे वही बात यहाँ पे आ गया, क्या कि यदि कोई सब्सटेंस, यदि कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, या कोई सॉल्यूशन है, वो ऑलरेडी कितना है सर? उसका वॉल्यूम ऑलरेडी 1 लीटर है। क्या है? ऑलरेडी 1 लीटर उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। अब इसके अंदर जो भी सॉल्वेंट डाला गया है, सॉल्यूट डाला गया, सॉल्यूट क्या डाला गया सर? सॉल्यूट। अगर ये सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट अगर 1 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा, तो वही क्या कहलाएगा? इसी टोटल कंसंट्रेशन को हम क्या कह देंगे सर? नॉर्मालिटी। क्या कहेंगे? नॉर्मालिटी। देखो डेफिनेशन को डेफिनेशन के रूप में रटो मत, उसको समझो।
ये कहना क्या चाहता है, ये यही कहना चाहता है बेटा तुम्हारे पास अगर 1 लीटर पानी होगा या 1 लीटर विलियन होगा, ठीक है, तो उसके अंदर अगर सोडियम क्लोराइड अपने एक इक्विवेलेंट वेट के मात्रा में मौजूद है, घुला हुआ है, ठीक है, चाहे तुम NaCl का लो, चाहे तुम शुगर का लो, चाहे तुम ग्लूकोज का लो, बस अपने इक्विवेलेंट वेट के फॉर्म में होना चाहिए, और कितना, 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर, तो वही क्या कहलाएगा, नॉर्मालिटी। क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। चलो अभी जितना देर से भी बता रहे थे उसका डेफिनेशन चंद सेकंड में समझ लो। क्या है सर, देखो कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, देखो यही बात तो भी कर रहे थे इतना देर से, क्या कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट जो होगा उसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा यदि प्रेजेंट कहां पे रे, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो इज कोल्ड इट्स नॉर्मालिटी, उसी को हम इसका नॉर्मालिटी कहेंगे। तो डेफिनेशन याद हो जाएगा, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कोल्ड इट्स नॉर्मालिटी। क्लियर है, क्लियर है, हाँ। चलो अब इतना डेफिनेशन लिखने के बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, देखो नॉर्मालिटी बराबर क्या, ऊपर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो होगा। अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दे दे, ml में दे दे, तो क्या करते हैं सर, 1000 से डिवाइड करते हैं, और इक्विवेलेंट और क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है वेट ऑफ क्या WB बाय, या WB इक्वल टू क्या होता है MB डिवाइड बाय क्या, वैलेंसी फैक्टर, यही ना, तो यही यहाँ पे लिखे हैं क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय VmL, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखे हैं सर, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या देखो सॉल्यूट का क्वांटिटी दिया होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय Vm, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर ऐसे इसको नॉर्मालिटी को n लिखो, वेट ऑफ सॉल्यूट को तुम WB लिख दो, और इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखेंगे सर, इक्विवेलेंट वेट को लिखते हैं MB डिवाइड बाय क्या, वैलेंसी फैक्टर x, ये लिखते हो ना, इनटू 1000 बाय क्या VmL। याद करो ये डिवाइड में, ये इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, हो जाएगा ना, तो WB बाय MB इंटू 1000 बाय VmL इंटू क्या x, व्हाट इज x सर, x यहाँ पे है वैलेंसी फैक्टर, क्या है x यहाँ पे, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। याद करो इतना को हम कुछ कहते थे, याद है, इतना को हम मोलारिटी कहते थे, क्या कहते हैं सर, मोलारिटी, तो n इक्वल टू क्या होगा सर, मोलारिटी इंटू x, x क्या सर, x यहाँ वैलेंसी फैक्टर, समझ रहे हैं, हाँ, तो वही यहाँ पे लिखे हैं क्या, नॉर्मालिटी इक्वल टू, नॉर्मालिटी इज डिनोटेड बाय n, नॉर्मालिटी को किससे डिनोट करते हैं सर, n से, एंड इट्स यूनिट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय n या इक्विवेलेंट पर लीटर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से या इक्विवेलेंट पर लीटर से, एंड रिलेशन बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा सर, n इक्वल टू x इंटू m, n बराबर क्या होगा सर, x इंटू m, व्हाट इज x, x जो है हमारे पास वैलेंसी फैक्टर है, और कैपिटल M क्या है सर, मोलारिटी। तो ये नॉर्मालिटी मोलारिटी के बीच एक बढ़िया रिलेशन निकल गया, और इस रिलेशन को अगर फॉर्मूला में देखना है तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, WB बाय MB डिवाइड बाय x इंटू 1000 बाय Vm, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे
अब आगे आता है क्या, एक क्वेश्चन दिया बहुत प्यारा सा, इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग को बोला नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है ना। तो लगता है ये क्वेश्चन तुमसे बन जाना चाहिए, वह ट्राई करके देखो क्या कहता है। बोलता है कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी ऑफ 0.321 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या, Na2CO3। देखो तुम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत सारे कंपाउंड का पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, समझ रहे हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम 50-60 कंपाउंड का फॉर्मूला याद रखो, इसका एक टेबल बना लो, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी। हाँ चलो, तो आगे बढ़ते बच्चों। सबसे पहली बात क्या है, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखो सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन दिया क्या, नॉर्मेलिटी निकालना है। बोलता है 0.321 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, यानी कि क्या है, मिक्स्ड इन 250 ml सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है। देखो सोडियम कार्बोनेट किसके साथ मिलाया गया होगा, वाटर के साथ, बनेगा क्या, सॉल्यूशन बनेगा सोडियम कार्बोनेट, यानी कि WB। WB कितना सर, 0.321 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VS कितना दिया हुआ है, 250 ml, ठीक है। अब MB निकालो, तो MB क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैसे निकाल दो, आराम से निकल जाएगा, 23 × 2, ठीक है। कार्बन का 12 × 1, ऑक्सीजन का 16 × 3, जोड़ दो 46 + 12 + 48 कितना आ जाएगा, ऐड करो 48 और 12 हो जाएगा 60, ठीक है। 60 40 100 और 6 106 106 क्या हो जाएगा सर, ठीक है। बात समझ रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो, ये लिखो। या फिर अभी हम लोग क्या देखे थे, पूरा फॉर्मूला यही लिखे थे नॉर्मेलिटी का, क्या WB/MB इंटू 1000/VS इंटू क्या, वैलेंसी फैक्टर X, ठीक है। है ना। X क्या होगा, X सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, तो तोड़ो इसको, देखो सोडियम कार्बोनेट को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ, ठीक है। मतलब 2 ही आएगा इक्विवेलेंट मास, मतलब n बराबर 2। देखो WB कितना दिया सर, 0.32, रेड कलर यूज नहीं करते शायद, ये दिखता नहीं है ना कलर। चलो क्या आएगा सर यहाँ पे, 0.321 डिवाइड बाय क्या है, MB कितना है सर 106 इंटू क्या, इंटू यहाँ पे आ जाएगा सर इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, बैलेंस फैक्टर, बैलेंस ये 250 गुने कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 काटो, 4 में कार्बन कट गया, ठीक है। 2 से कितना कार्बन कट जाएगा सर, ये 53, ठीक है। ये 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा यहाँ पे, 4 1 4, 4 दूना 8, ठीक है। और 4 तिया 12, पॉइंट कितना 3 अंक के बाद, तो 1.2
12.284 डिवाइड बाय कितना 53, बात समझ रहे हैं? तो 12.84 को 53 से भागा दोगे, वैल्यू कितना आएगा सर? वैल्यू इसका बहुत छोटा आ जाएगा, ठीक है? एक मिनट को एग्जैक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं, 1.284 डिवाइड बाय क्या 53 बराबर कितना देखो 0.00242, ठीक है? नॉर्मलिटी एन हो रहा, ठीक है? बात समझ रहे हैं मेरी? क्लियर है? चलो, तो ये हमारा दिया था क्या, मोलारिटी निकल गया 0.321 ग्राम देने से, और x से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या इसका वैलेंसी फैक्टर से ये क्या निकल गया, नॉर्मलिटी निकल गया। बोलो क्लियर है? ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना, जितना बताया भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट? हाँ, उसी कॉन्सेप्ट से बना है, कुछ भी नया हम नहीं लगाए हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन बन जाएगा बहुत इजी तरीके से। क्लियर है? चलो, अब इन्हीं बातों के साथ बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो, अभी तक नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में ज्यादा पढ़ने को नहीं दिया है, लेकिन तुम आगे जब पढ़ते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहां पे आता है। और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जब तुम प्रिपरेशन करते हो ना, आगे जेई का, नीट का, बोर्ड के बाद, ठीक है, तो वहां पे ये नॉर्मलिटी ये तुमको परेशान करेगा और उसमें तुमको कहीं मिलेगा नहीं, इसीलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ा दे, ठीक है, ताकि इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट आगे यूज होगा और ये भी फर्दर क्लासेस में आएगा, बात समझ रहे? लेकिन नॉर्मलिटी जो है क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर में अभी तक जो बोर्ड है, हमारे जैक बोर्ड है, वहां पे देखने को नहीं मिला है, इसलिए ज्यादा घबराना मत, लेकिन पढ़ लेना, पढ़ा रहे पढ़ ले, ठीक है? बात समझ रहे हो? चलो, अब आगे क्या है सर, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में एक टॉपिक है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कॉन्सेप्ट गोल, चलो इसको समझाते, डेफिनेशन बाद में, डेफिनेशन को समझाने से पहले जितना समझा रहे पहले उसको समझो। देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा, एक तो चाहिए तुमको सॉल्यूट और दूसरा चाहिए क्या, सॉल्वेंट, और दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा सर, सॉल्यूशन। ये बात तो क्लियर है? समझा क्या आ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। देखो, डेफिनेशन बाद, डेफिनेशन को इतना तोड़ तोड़ देंगे कि तुमको समझने में दिक्कत ही नहीं। देखो, ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट, ये बना सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, हम एक चीज बताए हैं कि केमिस्ट्री में तुमको कुछ भी दे, केमिस्ट्री में तुमको कुछ भी दे, चाहे वो वेट के फॉर्म में दे, चाहे नंबर ऑफ क्वांटिटी के फॉर्म में दे, चाहे वो वॉल्यूम के फॉर्म में, तुम उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, मोल। किस फॉर्म में, मोल। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, मोल। देखो, बहुत सारे बच्चे को ना मोल समझने में दिक्कत होता है। देखो, मोल समझो ऐसे कि जिंदगी चलाने के लिए जैसे पैसा जरूरी है, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मोल का नॉलेज होना जरूरी है। मोल से ही केमिस्ट्री का हर टॉपिक डील होगा, तो मोल तुमको आना चाहिए। मोल कैसे निकालते हैं, ये वेट के केस में भी होता है, ये वॉल्यूम के केस में भी होता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल के केस में भी होता है, ठीक है? अगर मोल का कॉन्सेप्ट दिक्कत है तो क्लास 11th में जाकर के एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है? हाँ, तो चलो अभी हम मोल के विषय में बताते हैं, समझो। सॉल्यूट के विषय में, सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, तो चलो, और मोल को लिखते हैं हमेशा एनबी से। एनबी बराबर क्या होगा सर, डब्ल्यू बी बाय एम बी। मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बटे मोलर मास, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये सब दिया हुआ है। वही सॉल्वेंट के लिए क्या, Na डब्ल्यू बी बाय एम बी। अब ये तुमको दोनों पता होना चाहिए, मोल का फॉर्मूला ये। अब मोल फ्रैक्शन जो निकलता है उसको लिखते हैं एक्स से। अब मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट का अलग निकलेगा और सॉल्वेंट का अलग निकलेगा। अब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालने को दे उसका मोल ऊपर, उसका मोल हमेशा क्या लिखना, ऊपर,
यानी कि NB ऊपर, नीचे क्या होगा सर, नीचे टोटल मोल किसका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, किसका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। तो नीचे लिखेंगे क्या, NB प्लस Na, ये हुआ किसके मोल फ्रैक्शन, XA का। वैसे ही XB का, XA में जिसका पूछा उसका ऊपर, ठीक है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछे उसको हमेशा कहां पे लिखोगे, ऊपर। नीचे में क्या, टोटल मोल, तो Na प्लस NB। तो इस तरह से तुम XA और XB को कैलकुलेट कर लोगे। अब XA और XB क्या है सर, यही तो मोल फ्रैक्शन, यही क्या है, मोल फ्रैक्शन, समझ रहे हो। हाँ, तो इसी बात को क्या आप इसका डेफिनेशन अगर तुमको बनाने बोले, मोल फ्रैक्शन का क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सबस्टेंस। अब दैट का मतलब या तो सॉल्यूट हो सकता है या तो सॉल्वेंट हो सकता है, डिवाइड बाय किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सबस्टेंस। मतलब जो लिया गया सबके मोल को जोड़ो और उससे भागा दे दो, जो वैल्यू आया, जो रेशियो आया, वही क्या कहलाएगा उसका, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है ना। चलो इन्हीं बात को भी हम तोड़ मरोड़ के लिखे हैं, देखो क्या, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखे हैं सर, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट मतलब जिसका चाहिए तुमको, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का, ईच कोल इट्स मोल फ्रैक्शन, उसी को हम इसका मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है, समझ रहे हो। हाँ, आगे देखो, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी तुम XA लो XB लो, दोनों को जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आएगा सर, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अब याद करो, पहले तुम इसका डेफिनेशन को तुम VBI मार्क करो। क्यों सर, देखो तुम्हारे जो एग्जाम है ना, अगर तुम यहाँ जैक बोर्ड के लिए अगर देख रहे हो, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, वहां पे कोई ना 3 में से एक फॉर्मूला पूछेगा, डेफिनेशन पूछता है, या तो मोलारिटी को, या तो मोलारिटी को, या मोल फ्रैक्शन को। ये तीनों में से कोई एक हमेशा हमसे पूछता है, और वो डिफाइन करने पूछता है। तुमको ये पता होना चाहिए कि इसको लिखते कैसे, ठीक है। चलो पहले इसको कॉपी में नोट करो बढ़िया से, हम साइड होते हैं डेफिनेशन को, और इसका फॉर्मूला भी जो बताया है उसी को आगे लिख रखे। देखो यही लिखे हैं, पीछे लिखे थे, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B आर गिवन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ A XA, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A किससे, Na, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, Na प्लस NB, है ना। उसी तरह XB के लिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट या सॉल्यूशन क्या, Na प्लस NB। देखो ये दोनों क्लियर है, और ये दोनों क्लियर अगर नहीं हो रहा है तो देखो शुरू में भी बताए थे क्या, कि एक सॉल्यूट है सर, एक सॉल्वेंट है सर, सॉल्यूशन बना। सॉल्यूट को NB लिखे, सॉल्वेंट को Na लिखे। NB और Na क्या होता है, WB/MB। MB मॉलिक्यूलर मास होगा जो दिया रहेगा, और WA और WB जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। क्लियर है, देखो पूरी गहराई से चीजों को बता दिए हैं। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे साथ थोड़ा सा कॉपरेट करो, और थोड़ा सा NCERT बुक पढ़ो, और तुम्हारे पास अगर बुक होता है तो साइड बुक भी पढ़ने का प्रयास करो। देखो तुमको अगर अच्छा नॉलेज चाहिए ना, तो YouTube, फेसबुक, गूगल में जो ज्ञान है वो बूंद बराबर है। अगर सागर बराबर ज्ञान चाहिए तो किताब में उतरना होगा, क्योंकि ज्ञान, एक्चुअल ज्ञान किताबों में ही है। तो अगर परफेक्ट तरीके से चीजों को सीखना है तो किताब पढ़ने सीखो। हम बता देंगे, हम किताब से ही बताएंगे तुमको, ठीक है। लेकिन अगर तुम खुद पढ़ना सीख गए, तुम्हारी आदत खुद लग गई, तो एक बार आदत लगने की देरी है, उसके बाद तुमको हर कॉन्सेप्ट का तोड़ तुमको खुद से ही समझने में मजा आएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आया मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन को हमेशा XA और XB से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी क्लियर है। अब क्या बोला था, ये दोनों का सम करेंगे सर तो 1 आएगा। कैसे आता है इसको प्रूव कर देते हैं। देखो
एक्स ए क्या है सर, एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी, एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी, दोनों सेम, एलसीएम सेम आएगा। काटो कितना आ जाएगा, एक। देखो क्लियर है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होगा वैसा, एक। चलो इसको नोट करो जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलो इस पे बहुत ही प्यारा प्यारा दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने ले रखा है, तो अभी तक तो ये सब कुछ समझ में आ गया। चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जल्दी से बनाते हैं, है ना। देखो जितना भी पढ़े हो, अगर पढ़ने के साथ साथ तुम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा डालते हो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझना सत्तू बन गया। सत्तू का मतलब होता है क्लियर बन गया, झारखंड में तो लोग जानते ही है ना। चलो पहले लिखो सॉल्व। चलो क्वेश्चन क्या दिया बेटा, सबसे पहले दिया 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट में 120 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले लिखो यूरिया। अब मैं यूरिया का फॉर्मूला तुमको नहीं बताऊंगा, प्लस वाटर, दोनों मिलके क्या बनाया सर, एक्वस सॉल्यूशन। बोला 30 ग्राम यूरिया, डब्ल्यू बी बराबर 30 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, टोटल कितना दिया मास, डब्ल्यू एस कर दो 120 ग्राम। अब वाटर का पूछे डब्ल्यू ए तो क्या होगा, अगर 120 में 30 चला जाएगा कितना बचेगा, 90 ग्राम। ठीक है, अब मोलर मास आ जाओ, एम बी, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। अब मैं इसका मोलर मास अभी कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करूँ, मैं बोल देता हूँ। देखो नाइट्रोजन 2 14 इंटू 2 28 प्लस हाइड्रोजन 2 2 4 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा, चलो लिख ही देता हूँ, 28 प्लस 4 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक है, 28 12 30 और 28 12 40 और 20 60। ठीक है, यहाँ क्या होगा सर, 60 ग्राम पर मोल। और यहाँ पे Ma, यहाँ क्या वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो इसका तो पता होगा 18। पूछा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो कुछ नहीं करो, मोल निकालो पहले। एन बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी बाय एम बी। एन ए बराबर क्या होता है सर, डब्ल्यू ए बाय एम ए। पुट कर दो, डब्ल्यू बी कितना दिया 30/60 यानी कि कितना रहेगा 2, 1.2 0.5 मोल। ठीक है, वहीं एन ए बराबर यहाँ कितना होगा, डब्ल्यू ए बराबर 5 मोल। ठीक है, ठीक है, एक्स से बराबर क्या होगा, ठीक है। एन ए क्या है सर, एन ए यहाँ पे दिया 5, नीचे क्या है सर 5 प्लस 0.5। ठीक है, 5/5.5। ठीक है, काटो, कितना बार में कटेगा सर, 5 को डिवाइड करो 5.5 से। ठीक है, देखो 5 डिवाइड बाय 5.5 बराबर कितना आएगा सर 0.90। ठीक है, 0.909। ठीक है,
एक्स ए, वैसा ही एक्स बी क्या होगा सर, एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है, 0.5 5 प्लस 0.5, ठीक है, कितना आ जाएगा सर, अब 0.5 को भागा क्या 5.5, 0.90, 0.090, ठीक है, ठीक है, यानी कि इसको जोड़ोगे अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 0.90, ठीक है, वन क्या, तो एक्स ए एक्स बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर माई पॉइंट, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो इतना प्यारा सा क्वेश्चन है कि आप लोग से ये क्षण भर में बन जाना चाहिए, क्या है ना, क्लियर। यूरिया प्लस वाटर एक्वस सोल्यूशन बना सर, यूरिया दिया 30, ये वाटर 90, मोल निकल गया, ठीक है, पुट किए एक्स एक्स भी निकला, दोनों को जोड़ किए एक के बराबर आ गया, है ना जी। चलो तो आई होप ये क्वेश्चन तो सबसे बन ही गया होगा, है ना। चल जल्दी से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना दिया, मतलब यहाँ दो चीज मिला हुआ है, क्या क्या, CCl4 प्लस बेंजीन बराबर क्या सॉल्यूशन, चलो 30%, मतलब टोटल कितना होगा 100%, 100% मान लो 100 ग्राम, ठीक है, पूरा जो सॉल्यूशन है WS इक्वल टू कितना 100 ग्राम, ठीक है। CCl4 कितना दिया सर, WB बराबर 30 ग्राम, WA बराबर कितना हो गया 70 ग्राम, ठीक है। 30% बाय मास इन होता है क्या कंटेनिंग 30% बाय मास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन, अच्छा बेंजीन दिया हुआ है 30, कोई ऑपोजिट मान रहे हैं, ठीक है, देखो बेंजीन दिया हुआ है 30, बोलता है सॉल्यूशन इन कंटेनिंग 30% बाय मास, कौन बेंजीन, किसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब WB बराबर 30 ग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 70 ग्राम, ठीक है। MCCl4 का मोलर मास कितना हो जाएगा सर, 12 गुने 1 प्लस 4 गुने 33.5, ठीक है, जोड़ेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना हो जाएगा 154 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसी तरह बेंजीन का कितना हो जाएगा, C6H6 12 गुने 6 प्लस 6 गुने 1 बराबर कितना, ठीक है, समझ रहे, क्लियर है। नाउ NCCl4 बराबर क्या, गिवन मास बटे मोलर मास, ठीक है, गिवन मास कितना दिया सर, देखो 70 डिवाइड बाय कितना 154, ठीक है, कितना आ जाएगा सर, इसको जब भी भागा दोगे 0.455 मोल के आसपास आएगा, ठीक है। वहीं पे C6H6 वो कितना हो जाएगा सर 30/78, ये कितना है सर, ये आ जाएगा 0.385 मोल के आसपास, ठीक है।
बात समझ रहे हैं? हाँ, अब एक्स CCl4 निकालना हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पुट करो किसका, CCl4 का, नंबर ऑफ मोल्स पुट करो CCl4 का, प्लस नंबर ऑफ मोल्स पुट करो किसका, C6H6 का। तो ये निकाल लेना, ठीक है। और इसी तरह आगे C6H6 का भी निकाल लेना, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा, बात समझ रहे हो? हाँ, तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया इतना सारा, इतना तो तुम कर सकते हो ना, इतना बन जाना चाहिए। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? और एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तुम सबको ट्राई करो, धीरे धीरे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है कि वाई इज मोलालिटी प्रीफर्ड ओवर मोलारिटी टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये बात कर रहा है कि मोलालिटी और मोलारिटी, देखो मोलालिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलारिटी। देखो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB/MB इंटू 1000/W, यही होता है। वही मोलारिटी बराबर क्या होगा? WB/MB इंटू 1000/VS, ठीक है। समझ, यहाँ वॉल्यूम है, तुम कोई भी वॉल्यूम मतलब लिक्विड चीज को तुम टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा, ये देखो ये इसमें तुम टेम्परेचर दोगे ना, तो ये क्या होगा सर, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि टेम्परेचर जो होता है वॉल्यूम को ज्यादा इफेक्ट करता है एज कंपेयर टू क्या, वेट। तो वही बोलता है मोलालिटी इन्वॉल्व ओनली मासेस, मोलालिटी में केवल मास इन्वॉल्व होता है, WA WB विच डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, तापमान के साथ इसमें बदलाव नहीं होता है, इसलिए मोलारिटी इन्वॉल्व वेयर, जबकि मोलारिटी इन्वॉल्व वॉल्यूम वी चेंज विथ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के साथ बदल सकता है, इसलिए मोलालिटी को ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। मोलालिटी टेम्परेचर के चेंज होने से बदलता नहीं है, लेकिन मोलारिटी टेम्परेचर के बदलने से बदल जाता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्लियर माय पॉइंट? बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट बोलता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी। देखो बोलता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ही तापमान बढ़ेगा मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा सर, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, अभी बताया पीछे, है ना। नेक्स्ट देखो, बोलता है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को किसे मेजर करते हैं, PPM में, पार्ट्स पर मिलियन में, ये बता चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, मोलारिटी पे, किस पे, मोलारिटी, ठीक है। एकदम प्यारा प्यारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोलारिटी का क्या होता है सर, मोल पर लीटर, ऑप्शन क्या, बी। नेक्स्ट क्या है सर, यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होगा सर, मोलारिटी मोल पर केजी, यानी कि ये क्लियर है। चलिए ये सारा टॉपिक आज के क्लास में समाप्त होता है। आज के क्लास में जो टॉपिक देखे क्या क्या सर, आज के क्लास का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों वो था क्या, एक बार रिकैप कर लो। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़े आज के क्लास में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट के बाद नॉर्मलिटी क्या होता है ना। हाँ, नॉर्मलिटी के बाद क्या पढ़े, नॉर्मलिटी का रिलेशन मोलारिटी के साथ, उसके बाद न्यूमेरिकल 2 हम पढ़ाए, मोल फ्रैक्शन को पढ़ा दिए, मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन करवा दिए, है ना। हाँ, बात समझ रहे, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहा। ये सारे टॉपिक का अच्छा से नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुमको नोट्स काम आएगा। बोर्ड एग्जाम में तुम मेरा लेक्चर फिर से दोबारा नहीं देख पाओ, समझ रहे हो। हाँ, तो चलो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप में से कोई न्यू हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम्हें इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और फर्दर चैप्टर की जानकारी भी आपको मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ही लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी।